ये क्वेश्चन है टॉपलिंग का। इसमें टॉपलिंग के कॉन्सेप्ट का यूज़ होगा। क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं एक बार, क्या रहा है इसमें। तो इसमें सिचुएशन ये है, ए होमोजेनियस ब्लॉक हैविंग इट्स क्रॉस सेक्शन टू बी ए पैरेललोग्राम ऑफ साइड ए एंड बी एज शोन is laying at rest and is in equilibrium on a smooth horizontal surface. Then for acute angle theta, ये यहाँ पर रखा हुआ है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, इसकी लेंथ कितनी है, साइड की बी है, ये कितना है, ए के बराबर है। देन फॉर एक्यूट एंगल थीटा, और फिर ये चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें चार नहीं, एक दो तीन चार पांच ऑप्शन दिए हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि इसका जो शेप है, यहाँ पर ये जो साइड ए और बी है, इनका इंक्लिनेशन, बेसिकली ए साइड का जो इंक्लिनेशन है हॉरिजॉन्टल के साथ, वो चेंज होगा अगर हम थीटा को चेंज करते हैं। अगर इस थीटा की जो वैल्यू को हम यहाँ पर डिक्रीज करें, तो थीटा को अगर हम डिक्रीज करेंगे तो इसका जो इंक्लिनेशन है कुछ इस तरह होता जाएगा, इस तरह होता जाएगा, और इसके नीचे गिरने के चांसेस बढ़ेंगे अगर हम थीटा को क्या डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो मैं एक लिमिटिंग कंडीशन में बना लेता हूँ एक डायग्राम, और उसमें मैं दिखाता हूँ क्या हो रहा है। थोड़ा एग्जेगरेटेड डायग्राम हम बनाएंगे। तो जिस डायग्राम को हम कंसिडर कर रहे हैं वो ये वाला डायग्राम है। ठीक है, अब इसमें ये एंगल कितना लिया है हमने, ये एंगल है थीटा के बराबर। ठीक है, ये एंगल थीटा है, और इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पर है, सेंटर ऑफ मास है, इसको हम मान लेते हैं ये है सेंटर ऑफ मास, ये इसका सेंटर ऑफ मास है यहाँ। ठीक, ये सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है, ये सेंटर ऑफ मास है यहाँ। अब देखो कि इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। एक फोर्स लग रहा होगा इस पर, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा mg, और हम मान लेते हैं कि ये टॉपलिंग की कंडीशन होने वाल में है, तो ये एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, और यहीं पर एक लग रहा होगा फ्रिक्शन। थीटा की वैल्यू हमने ये वो सिलेक्ट की जिससे कि ये टॉपल होने की कंडीशन में है, तो नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हो जाती है कहाँ, एज पर, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो हमने मान लिया कि नॉर्मल रिएक्शन इसकी जो एज पर शिफ्ट हो गई है, ये है एन, और जिस जगह पर नॉर्मल रिएक्शन होगी एन, उसी पॉइंट से फ्रिक्शन पास होगा, तो फ्रिक्शन भी यहीं से पास हो रहा है। ठीक है, अब मैं कंसिडर करता हूं टॉर्क। ठीक है, तो डायग्राम को हम थोड़ा मैग्नीफाई कर लेते हैं, यहां देखते हैं, ये सिचुएशन है हमारे पास इसमें। तो नॉर्मल रिएक्शन तो हमने बना ली यहाँ, ये है नॉर्मल रिएक्शन एन। ठीक है, और यहाँ पर हम बना लेते हैं ये है फ्रिक्शन। ठीक, ये फ्रिक्शन है। अब अगर हम सेंटर ऑफ मास के, सॉरी, इस पॉइंट के अबाउट, यानी कि एज के अबाउट अगर हम टॉर्क लें, तो नॉर्मल का जो टॉर्क है, टॉर्क ऑफ नॉर्मल, टॉर्क ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन, इस पॉइंट का नाम हम ए रख देते हैं, एंड फ्रिक्शन किस पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं हम इसको ले रहे हैं अबाउट पॉइंट ए, तो अबाउट पॉइंट ए इज जीरो। तो ये जो टॉर्क है पॉइंट ए के अबाउट, ये नॉर्मल रिएक्शन का और फ्रिक्शन का, इसका टॉर्क तो कितना हो गया, जीरो। अब बचा किसका टॉर्क, बचा ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स पास हो रहा है, मान लो यहां से ऐसे, ये लाइन ऑफ एक्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो मैं ड्रॉ करता हूं इसको, ये हम मान लेते हैं कि ये mg पास हो रहा है। तो mg का जो टॉर्क आएगा वो किस सेंस में आएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी इस तरफ, और ये टॉर्क आएगा इसका क्लॉकवाइज सेंस में। तो mg का टॉर्क है क्लॉकवाइज सेंस में, और अगर mg का टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में हुआ तो ये जो बॉडी है ये टॉपल होके गिर जाएगी, नेट टॉर्क जीरो हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो अगर हम ये चाहते हैं कि ये बॉडी टॉपल ना हो, तो जो सेंटर ऑफ मास का जो टॉर्क है, एक तो वो क्लॉकवाइज सेंस में आना नहीं चाहिए। अगर वो क्लॉकवाइज सेंस में आएगा तो इस बॉडी को टॉपल करा देगा, ये नीचे गिर जाएगी। ठीक है, अनबैलेंस हो जाएगी। तो ये बैलेंस कंडीशन में ये तभी रह सकती है जबकि जो सेंटर ऑफ मास है इसका, वो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो कहाँ पर हो, सेंटर ऑफ मास जो है, ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ यहाँ पर, इस लाइन के, जो कि ये लाइन जो मैंने अभी ब्लैक लाइन खींची है, इस ब्लैक लाइन के लेफ्ट में होना चाहिए सेंटर ऑफ मास। क्योंकि अगर मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, इधर,
तो ये लाइन ऑफ एक्शन होगी ग्रेविटेशनल फोर्स की mg, और जब हम इसका टॉर्क निकालेंगे तो आएगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इसको गिरने से ही रोकेगा। ठीक है, इसको टॉपल नहीं होने देगा। तो जो लिमिटिंग कंडीशन है, लिमिटिंग कंडीशन ये है हमारी कि हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं फॉर नो टॉपलिंग। हम ये अफोर्ड कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास एट द मोस्ट लिमिटिंग कंडीशन में कहां तक आ सकता है, बस यहां पर रहना चाहिए, इस लाइन पर। तो सेंटर ऑफ मास को मैं यही बना लेता हूं, ये हमने मान लिया कि ये सेंटर ऑफ मास है यहाँ, और जो लाइन ऑफ एक्शन है सेंटर ऑफ मास की वो यहाँ से पास हो रही है, ये है mg। इस केस में जो टॉर्क आएगा mg का वो कितना होगा, टॉर्क ऑफ mg किसके अबाउट देख रहे हैं हम, अबाउट पॉइंट ए, कितना होगा, 0 होगा। तो यहां पर जो ये वाला पॉइंट है ए पॉइंट के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क भी 0 है, mg का टॉर्क भी 0 है। ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन का भी टॉर्क 0 है। तो ये एक क्रिटिकल या लिमिटिंग कंडीशन है जिसमें ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। तो जरूरी ये है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो इस वर्टिकल लाइन के राइट साइड में रहना चाहिए। अगर इस वर्टिकल लाइन के सेंटर ऑफ मास लेफ्ट साइड में हो गया, अगर सेंटर ऑफ मास इस वर्टिकल के लेफ्ट में हुआ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो टॉर्क आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा और बॉडी स्टेबल रहेगी, गिरेगी नहीं। लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास राइट साइड में आ गया तो जो mg का जो टॉर्क होगा वो क्लॉकवाइज आएगा और इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 नहीं होगा और बॉडी क्या होगी, टॉपल कर जाएगी। तो अब हम थीटा की वैल्यू निकालनी है इस कंडीशन के लिए। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए देखो हम क्या करते हैं, हम यहां से ज्वाइन करते हैं ये स्ट्रेट लाइन को, ये मैंने ज्वाइन किया, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन मैंने कैसे ड्रॉ की है, पैरेलल। इसके अलावा अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो बाई सिमेट्री ये जो लेंथ है, अच्छा ये लेंथ कितनी दी थी मैं देख लेता हूँ जरा क्वेश्चन में, ऊपर एक ए था, तो जो ये वाली लाइन है ये टोटल लेंथ कितनी थी, ए थी, तो इसको हम बना लेते हैं, ये टोटल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये कितनी है, ए के बराबर है, और जो ये है ये वाली लेंथ कितनी है, बी के इक्वल है। तो जो सेंटर ऑफ मास होगा उस सेंटर ऑफ मास के लिए की जो पोजीशन है उसमें जो ये वाली लेंथ है, ये लेंथ कितनी आएगी, b/2, और जो ये लेंथ आएगी ये वाली, ये लेंथ आती है a/2। ठीक है, तो जो ये लेंथ है ये a/2 है और ये बाकी बचा हुआ कितना होगा, b/2। तो अब हमारे पास एक लेंथ आ गई है b/2 और ये लेंथ कितनी है, a/2। अब हम यहां से हम cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो cos थीटा इक्वल टू, इसमें हम लिखते हैं तो ये आएगा cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कौन सा है, ये बेस है b/2, इसको लिखा हमने b/2 अपॉन, और ये हाइपोटेन्यूज है इस वाले ट्राइंगल का, तो ये आएगा a/2। ठीक है, इसको हम लिखते हैं a/2, तो ये बचा कितना, ये हो जाएगा b/a, cos थीटा इक्वल टू b/a। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि ये बॉडी जो है गिरे ना, टॉपल ना हो। तो थीटा की जो वैल्यू है, मतलब जो सेंटर ऑफ मास हम चाहते हैं कि ये जो वर्टिकल लाइन है इसके राइट में ना जाए, इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में ही रहे। तो उसके लिए जरूरी है कि थीटा की जो वैल्यू है, थीटा होना चाहिए, अभी जो हम थीटा देख रहे हैं, थीटा की जो वैल्यू है यहाँ पर, थीटा इससे कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर थीटा ज़्यादा होगा, अगर ये थीटा ज़्यादा होगा तो जो ये वाली जो लाइन है ये इधर चली जाएगी, थीटा बढ़ जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट होगा, इधर। सेंटर ऑफ मास यहाँ शिफ्ट होने लगेगा ऐसे, अगर थीटा बड़ा है तो वी नीड ग्रेटर थीटा। अभी जो करंटली जो थीटा है उससे बड़ा चाहिए। ठीक है,
या एक काम करते हैं, मैं अभी जो है इस थीटा को, इसको थीटा ना लिख के मान लो मैं इसको लिखता हूं कि ये कितना, ये अल्फा के बराबर है। इस एंगल को मैं लिख लेता हूं कि ये एंगल कितना है, अल्फा है। तो अगर ये एंगल मैंने लिखा अल्फा के बराबर है, तो इसको भी हम चेंज कर देते हैं। ये कॉस थीटा की जगह हमने कितना लिख लिया, इसको कॉस अल्फा लिख लिया। तो कॉस अल्फा बी बाई ए। अब हम चाहते ये हैं कि जो थीटा है ये ग्रेटर देन अल्फा रहना चाहिए फॉर नो टॉपलिंग, ये टॉपल ना हो, इसके लिए थीटा की वैल्यू अल्फा से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम दोनों तरफ कॉस थीटा लेंगे, कॉस थीटा, तो ये लेस देन कॉस अल्फा हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा जो है ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। थीटा इंक्रीज होने पर कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो कॉस थीटा लेस देन कॉस अल्फा, और यहाँ से हम वैल्यू रख देते हैं कॉस अल्फा की इसमें। तो कॉस थीटा लेस देन कॉस अल्फा कितना है, बी बाई ए। ये इसका आंसर होगा। ठीक है। ये आंसर आ जाएगा इसका, कॉस थीटा लेस देन बी बाई ए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ए ऑप्शन सही होगा। लेस देन और इक्वल टू का भी लिख सकते हैं लिमिटिंग कंडीशन के लिए कि जस्ट इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है। एक तो ये हो गया। अब इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ना ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें बुकलेट में, वो भी तुम सॉल्व कर सकते हो, ये वाला K2 वाला। इसमें भी ये कॉन्सेप्ट लगेगा। चाहो तो वैसे तो तुमने सॉल्व कर लिया होगा इसको अपने हिसाब से, जो हमने क्लास में पढ़ा था उससे भी, इस वाले कॉन्सेप्ट से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। इसमें देखो क्या सिचुएशन है। A block with square base measuring A cross A and height h is placed on an inclined plane. The coefficient of friction is mu. The angle of inclination of the plane is gradually increased. The block will topple before sliding. तो ये टॉपल करने की इसकी कंडीशन ये रहेगी इसमें भी, कि जो सेंटर ऑफ मास है, जब तक सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स की, mg की, जब तक mg की लाइन ऑफ एक्शन इस कॉर्नर पर या कॉर्नर के पीछे है, तब तक ये टॉपल नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये जो सेंटर ऑफ मास है इस लाइन के, ये मैंने एक लाइन खींची वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन मैं खींच रहा हूं यहाँ पर, ये वर्टिकल लाइन मैं खींचता हूं ऐसे। रुको ये वाली डिलीट कर देते हैं, हाँ अब ठीक है। ये वर्टिकल लाइन हमने खींची, इसको और थिकनेस बढ़ा दें इसकी। ये वर्टिकल लाइन है, अगर सेंटर ऑफ मास इस वर्टिकल लाइन की अगर राइट साइड में है, ठीक है, तब तक तो ये टॉपल नहीं करेगा। अगर इसके लेफ्ट साइड में जाएगा टॉपल कर जाएगा। और लिमिटिंग कंडीशन क्या होगी, सेंटर ऑफ मास यहीं से पास हो रहा है, उसकी लाइन ऑफ एक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर यहीं से पास होती है, यानी सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ पर है, तो बस अब ये नॉर्मल रिएक्शन एच पर आ चुकी है, फ्रिक्शन भी यहीं पर है, और ये टॉपल करने वाला है। इस वाले क्वेश्चन में भी ये कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं। ठीक, तो चलो फिर हम, जो तुमने क्वेश्चन पूछा था आदित्य ये वाला, तो इसका एक्सप्लेनेशन तुमको समझ में आ गया होगा, और इसका डिस्कशन करते हैं अब हम यहीं पर कंप्लीट।